बात है 1435 की। ओटोमन एम्पायर के सुल्तान मोहम्मद दी सेकंड एक शहर को जीतने का ख्वाब देख रहे थे जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया को कॉन्स्टेंटिनोपोल भी कहते थे। ये बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल था। यह शहर काला सागर और मरमरा सागर के बीच एक स्ट्रेट के किनारे बसा था जहां से होकर एशिया के शिप यूरोप तक जाते थे। माने ये एशिया और यूरोप के बीच एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था जिसे कंट्रोल करने के लिए सुल्तान मोहम्मद इसे फतेह करना चाहते थे। हालांकि कॉन्स्टेंटिनोपोल को जीतना इतना आसान नहीं था क्योंकि इस शहर को सिक्योर करती थी इसकी मजबूत दीवारें जिनकी ट्रिपल लेयर पूरे शहर को घेरे हुए थी। इनमें से हर एक की चौड़ाई 7 से 8 किलोमीटर की थी। इनका टोटल एरिया 22 किलोमीटर का था। ये दीवारें इतनी मजबूत थी कि बड़े से बड़े अटैक को सह सकती थीं और यही कारण था कि बरसों से कॉन्स्टेंटिनोपोल हर हमले से बचा हुआ था। सुल्तान मोहम्मद भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे, तभी तो दीवारों को तोड़ने के लिए उन्होंने खास तैयारी की। उन्होंने हंगरी से 26 फीट लंबी एक स्पेशल तोप बनवाई जो इतनी भारी थी कि इसे 60 बैल और 200 आदमी मिलकर खींचते थे। ये 1200 पाउंड तक के गोले दाग सकती थी जो किसी भी दीवार को छलनी कर सकते थे। शहर को पानी की तरफ से घेरने के लिए उन्होंने 100 स्पेशल शिप बनवाए। फिर आर्मी के 80,000 सोल्जर्स की एक पूरी बटालियन तैयार की और रातों रात कॉन्स्टेंटिनोपोल को घेर लिया। सुबह होते ही ओटोमन आर्मी ने शहर पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। ये ओटोमन्स की स्ट्रेटजी थी ताकि लगातार धमाकों की आवाज से कॉन्स्टेंटिनोपोल के सैनिकों का मोटिवेशन डाउन हो जाए। ऐसा हुआ भी और धमाकों की आवाज से डरकर लोग घरों में दुबक गए। तब शहर को बचाने के लिए किंग कॉन्स्टेंटिनोपोल द 11 खुद आगे आए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास सिर्फ 7,000 सैनिक थे। ऐसे में उन्होंने ओटोमन्स को रोकने के लिए स्ट्रेटजी बनाई और फटाफट दीवारों को रिपेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने शहर के चारों तरफ जंजीरें बांध दी ताकि पानी में ओटोमन नेवी को रोका जा सके। इतिहास के माने तो कॉन्स्टेंटिनोपोल ने पहले भी इसी तरह खुद को बचाया था। उसका ये तरीका अब भी काम कर गया। कई हफ्तों बाद ओटोमन सोल्जर्स गोले बरसाते बरसाते थक गए। सुल्तान को भी बेचैनी होने लगी, ये सोचकर कि शहर में घुसा जाए तो जाए कैसे। तभी उन्हें एक रास्ता मिला जिसका नाम था गोल्डन हॉर्न। गोल्डन हॉर्न पानी से गुजरने वाला एक रूट था जहां की दीवारें थोड़ी कमजोर थीं। ओटोमन किंग को पता चला कि गोल्डन हॉर्न के पास की दीवारें अगर टूट जाएं तो शहर में घुसा जा सकता है। लेकिन सवाल ये था कि गोल्डन हॉर्न तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि यहाँ लगी बड़ी बड़ी जंजीरों ने जहाजों को हफ्तों से पानी में अटका रखा था। ऐसे में ओटोमन सोल्जर्स ने एक प्लान बनाया। उन्होंने रातों रात जंगलों से पेड़ काटे, पेड़ों के लट्ठे बनाए, लट्ठों को रस्सियों से बांधकर जॉइंट किया और इन पर शिप लोड करके बकायदा घसीटते हुए इन्हें जमीन के रास्ते से गोल्डन हॉर्न की तरफ ले जाने लगे। कहते हैं कि शहर के चारों तरफ का वो एरिया बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। इन कठिन रास्तों पर 100-100 क्विंटल के भारी जहाज खींचने का कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ओटोमन सोल्जर्स को ये करते देख कॉन्स्टेंटिनोपोल के लोग हैरान रह गए। ये पहली बार था जब लोगों ने समुद्री जहाजों को जमीन पर चलते देखा। कुछ ही दिनों में ओटोमन शिप गोल्डन हॉर्न तक पहुंच गए। इसी के साथ ओटोमन नेवी शहर को दोनों तरफ से घेरने में कामयाब हो गई और अब बारी थी डबल अटैक की। अब ओटोमन सोल्जर्स शहर पर दोनों तरफ से गोले बरसाने लगे। इधर चारों तरफ से घिरे कॉन्स्टेंटिनोपोल के सोल्जर्स दीवारों को रिपेयर करते रहे। करीब 7 हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन आखिरकार वो दीवारें टूट ही गईं। इसी के साथ कॉन्स्टेंटिनोपोल के हौसले भी टूट गए। वो जंग हार गए और जीतने वाली ओटोमन आर्मी ने शहर में एंट्री ली। सदियों से अजय कॉन्स्टेंटिनोपोल को जीतकर सुल्तान मोहम्मद ने इतिहास रच दिया। ये ओटोमन किंग की सबसे बड़ी फतह थी, जिसके बाद उन्हें सुल्तान मोहम्मद फतेह कहा जाने लगा। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपोल को ओटोमन एम्पायर की राजधानी बनाया और दुनिया के सामने इसे एक ट्रॉफी की तरह पेश किया। आज इसी कॉन्स्टेंटिनोपोल को दुनिया इस्तांबुल के नाम से जानती है, जो टर्की की कैपिटल सिटी है। जी हाँ दोस्तों, वही टर्की जहां भूकंप आने पर मदद के लिए इंडिया ने सबसे पहले ऑपरेशन दोस्त चलाया। वही टर्की जहां लाखों इंडियन टूरिस्ट हर साल घूमने जाते हैं और यहां की जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देते हैं। वही टर्की जहां बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग होती है और वही टर्की जो इन सब के बावजूद पाकिस्तान को सपोर्ट करता है।
हाल ही में हुए इंडिया पाकिस्तान ड्रोन वॉर में टर्की ने पाकिस्तान को भारत पर अटैक करने के लिए आर्म्स और ड्रोन दिए। एर्दोगान ने पाकिस्तानी पीएम को अपना प्रीशियस ब्रदर बताया। पाकिस्तान नेवी की मदद के लिए उन्होंने अपने वॉरशिप कराची भेजे और इन सब में उनका साथ दिया एक और देश अजरबैजान ने। वो अजरबैजान जिसकी 1990 से पहले अपनी कोई पहचान ही नहीं थी, लेकिन आज दुनिया भर में 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देशों में अजरबैजान ही है जो टर्की के साथ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन सवाल आता है क्यों टर्की भारत से ज्यादा वैल्यू पाकिस्तान को देता है? क्यों उसे भारत के साथ अपने रिलेशन खराब होने की परवाह नहीं है? क्यों जरूरी है टर्की का बॉयकॉट करना? और इस तरह के देशों को सबक सिखाने के लिए एज ए सिटीजन हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा टर्की के इतिहास में, क्योंकि इस देश की हिस्ट्री में कुछ ऐसा है जिसे एर्दोगान फ्यूचर में दोहराना चाहते हैं। ये बात है 1300 एडी की। तब टर्की की जगह एनातोलिया हुआ करता था। ये पूरा शहर एक एम्पायर ना होकर छोटे छोटे कबीलों में बटा था जिनके अलग अलग सरदार थे। इन्हीं में से एक कबीले में पैदा हुए उस्मान बचपन से ही काफी एम्बिशियस थे। बाकी तुर्कों की तरह वो खुद को गाजी मानते थे, जिसका मतलब होता है इस्लाम का योद्धा। एनातोलिया में इस्लामिक एम्पायर खड़ा करने के लिए उस्मान ने बिखरे हुए कबीलों को एकजुट किया और खुद इसके किंग बने। क्योंकि यूरोप के लोग उस्मान को ओटोमन कहते थे, इसीलिए उनके एम्पायर को ओटोमन एम्पायर कहा जाने लगा। उस्मान के बाद किंग बने उनके सक्सेसर भी अच्छे रूलर थे जिन्होंने ओटोमन एम्पायर को पावरफुल बनाया। 1451 में किंग बने सुल्तान मोहम्मद फतेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि इस्तांबुल जीता और इस जीत ने न सिर्फ उनके एम्पायर बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल कर रख दी। इतिहास के माने तो ओटोमन की इसी विक्ट्री के बाद कई देशों को ब्रिटिशर्स का गुलाम बनना पड़ा। अब वो कैसे? तो हुआ यूं कि इस्तांबुल जीतने के बाद ओटोमन किंग्स और यूरोप के बीच रिलीजन वॉर शुरू हो गया, क्योंकि यूरोप पर क्रिश्चियंस का कंट्रोल था और ओटोमन मुस्लिम थे। ऐसे में ओटोमन्स ने एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड रूट को बंद कर दिया, जिसके बाद यूरोप के लोग एशिया पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते खोजने लगे। इसी कोशिश में कोलंबस ने अमेरिका और वास्को डी गामा ने भारत का रास्ता खोजा, जिनसे ब्रिटिशर्स यहाँ पहुंचे और भारत समेत कई देशों को अपना गुलाम बना लिया। माने कह सकते हैं कि अगर इस्तांबुल नहीं हारता तो भारत गुलाम नहीं बनता, लेकिन ऐसा हुआ। हालांकि सवाल ये भी है कि जब ओटोमन्स इतने ही पावरफुल थे तो उन्होंने इंडिया पर अटैक क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, हिस्ट्री बताती है कि उस दौर में ओटोमन एम्पायर और इंडिया के बीच पर्शिया था, जहां पर बहुत ही पावरफुल सफाविद एम्पायर का रूल था। सफाविद एम्पायर के डर से ओटोमन इंडिया की तरफ बढ़े ही नहीं, लेकिन इस्तांबुल जीतकर उन्होंने यूरोपियंस के लिए दुनिया के रास्ते खोल दिए। खैर, इसके बाद आए ओटोमन किंग्स ने भी एम्पायर की पावर को बरकरार रखा, लेकिन इस एम्पायर का गोल्डन पीरियड आया तब जब 1520 में सुलेमान द मैग्निफिसेंट नए ओटोमन सुल्तान बने। सुलेमान बहुत ही एम्बिशियस थे। उन्होंने अपने एम्पायर का विस्तार करने के लिए बेलग्रेड, ग्रीस, त्रिपोली तक को जीत लिया। उनके राज में ओटोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स में फैल गया और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक एम्पायर बन गया। अब ओटोमन किंग्स बने इस्लाम के खलीफा, जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल लीडर। माने उस दौर में ओटोमन इस्लाम पर दबदबा रखते थे और आज इसी दबदबे को एर्दोगान वापस कायम करना चाहते हैं। लेकिन सवाल आता है क्यों? ये दबदबा दोबारा कायम करने की जरूरत आखिर क्या है? इतना पावरफुल एम्पायर आखिर खत्म ही क्यों हुआ? तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि आगे चलकर राजा बने ओटोमन किंग सुलेमान एक दिन अपने सबसे काबिल बेटे से नाराज हो गए और उसका कत्ल करवा दिया। इसके बाद वो अपने दूसरे बेटे को भी एग्जाइल में भेज देते हैं। अब राजा बनाने के लिए उनके पास तीसरे बेटे सलीम द सेकंड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। लेकिन सलीम था एक नंबर का निकम्मा। सलीम इतना बड़ा एम्पायर संभालने के काबिल नहीं था, लेकिन कोई उसे गद्दी से हटा ना दे, इसलिए उसने अपने काबिल भाइयों और बेटों का मर्डर करवा दिया, जिसके बाद रूल करने के लिए उसका सबसे कमजोर बेटा ही बचा। और यहीं से ओटोमन एम्पायर में एक ट्रेंड शुरू हो गया।
कि नाकाबिल राजा अपने काबिल बेटों और भाइयों को मरवा देता और जब वो बूढ़ा हो जाता तो अपने नाकाबिल बेटे को सुल्तान बना देता। इस तरह निकम्मे सुल्तानों की एक लिस्ट तैयार हो गई जिन्होंने एम्पायर को रूल किया और उन्हीं की वजह से एम्पायर कमजोर होता गया। 1683 में बैटल ऑफ वियना में ओटोमन एम्पायर को बड़ी हार मिली। अगले 100 सालों तक वो एक एक करके कई जंग हारते गए, लेकिन असली खेल हुआ 1914 में, जब दुनिया में पहली बार वर्ल्ड वॉर छिड़ा। इतिहास बताता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन आर्मी जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया के साथ थी, लेकिन 4 साल बाद यानी कि 1918 में एलाइड कंट्रीज मिलकर उन्हें हरा देती है। इसके बाद जीतने वाले देश हारे हुए ओटोमन एम्पायर के बड़े एरिया को आपस में बांट लेते हैं और 1922 में ओटोमन सुल्तान का टाइटल खत्म कर दिया जाता है, जिसके बाद एम्पायर का ऑफिशियली एंड हो जाता है और एक नया देश वहां बनता है जिसका नाम था तुर्की। आज तुर्की को तुर्की और इंग्लिश में टर्की भी कहते हैं, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे मुस्तफा कमाल पाशा, जिन्हें अतातुर्क भी कहा जाता था। अतातुर्क का मतलब होता है तुर्कों का पिता, लेकिन मुस्तफा कमाल अतातुर्क कैसे बने, इसकी कहानी भी कमाल की है, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। 1 नवंबर 1922 टर्की के लिए इतिहास का सबसे अनोखा दिन था। एक तरफ यहाँ के लोग 600 साल पुराने इस्लामिक एम्पायर के खत्म होने के कारण इमोशनल थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें तानाशाही से आजादी मिलने की खुशी भी थी। इस एम्पायर को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा नाम था अतातुर्क का। 19 मई 1881 को सलोनिका के एक किसान परिवार में अतातुर्क का जन्म होता है। जब वो सिर्फ 11 साल के थे तब उन्हें स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया कि वो बेहद खूंखार हैं। जिसके बाद घर वालों ने मिलिट्री स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया, लेकिन उनके नेचर में कुछ खास फर्क नहीं आया। हालांकि मिलिट्री एजुकेशन में उनकी दिलचस्पी थी, इसीलिए 17 साल की एज में वो सब लेफ्टिनेंट बन गए। इतिहास बताता है कि ये वो दौर था जब ओटोमन किंग सुल्तान न रहकर डिक्टेटर बन चुके थे और यहाँ के लोग उनसे छुटकारा चाहते थे। इसलिए लोगों ने सुल्तान के खिलाफ छोटे छोटे क्रांतिकारी गुट बना लिए और ऐसे ही एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ग्रुप को अतातुर्क ने ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम था वतन। वो वतन की हर मीटिंग में जाते थे। कहते हैं कि एक दिन इसी तरह की एक मीटिंग पर ओटोमन आर्मी ने छापा मारा और अतातुर्क समेत उनके सारे साथियों को अरेस्ट करके सुल्तान के सामने पेश किया। इतिहास बताता है कि सुल्तान के खिलाफ साजिश रचने के जुर्म में इन्हें सजाए मौत भी मिल सकती थी, लेकिन सुल्तान को डर था कि कहीं इससे लोग भड़क ना जाए, इसलिए सुल्तान ने सबको माफ कर दिया। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि ये माफी उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। दरअसल हुआ यूं कि कुछ सालों बाद मकदूनिया रीजन में सुल्तान के खिलाफ ओपन रिवोल्ट हो गया। तब अतातुर्क भेष बदलकर विद्रोहियों का साथ देने पहुंच गए। यहाँ पर उन्हें पकड़ने के लिए अहमद बेग को पीछे लगाया गया, जो खुद वतन के ही मेंबर निकले। इसके बाद अतातुर्क और अहमद बेग ने मिलकर सुल्तान के खिलाफ विद्रोह भड़काया। मौका पाकर दूसरे ग्रुप के लीडर अनवर ने सुल्तान को गद्दी से हटा दिया और 20 से भी ज्यादा नेताओं को फांसी दे दी। अब यहाँ टर्की को सुल्तान से तो आजादी मिल गई, लेकिन दो क्रांतिकारी नेताओं के बीच ही राइवलरी शुरू हो गई, जिनमें एक थे अनवर और दूसरे थे अतातुर्क। अनवर टर्की को प्रो इस्लामिक बनाना चाहते थे, जबकि अतातुर्क इसे सेक्युलर कंट्री बनाना चाहते थे, जिस वजह से इन दोनों में टसल शुरू हो गया। लेकिन इसी बीच दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। मौका पाकर टर्की के दुश्मन ग्रीस ने टर्की पर हमला कर दिया। तब अतातुर्क ने टर्की को संभाला और इतनी बहादुरी से जंग लड़ी कि ग्रीस के पैर उखड़ गए। इसके बाद टर्की के लोग अतातुर्क के साथ आ गए और ब्रिटिशर्स भी उनके खिलाफ खड़े नहीं हुए। कहते हैं कि अतातुर्क ने टर्की को फुल फ्रीडम दिलाई और इसे रिपब्लिक कंट्री बनाया। वो टर्की के पहले राष्ट्रपति बने और इसे सेक्युलर बनाने के अपने मिशन पर काम करने लगे, क्योंकि टर्की में क्रिश्चियन और इस्लामिक दोनों ही तरह के लोग रहते थे। इसीलिए सेक्युलरिटी का मैसेज देने के लिए उन्होंने हागिया सोफिया मस्जिद को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने टर्किश कैप और हिजाब को बैन किया, वेस्टर्न कपड़े पहनने पर जोर दिया, इस्लामिक लॉ को चेंज करके मॉडर्न लॉज बनाए, जिनमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली जैसे देशों की अच्छी बातें शामिल थीं। अतातुर्क ने एक से ज्यादा शादी को बैन किया, हर शख्स को वोटिंग राइट्स दिए, रिश्वत को बैन किया, पर्दा प्रथा को खत्म किया और अरेबिक की बजाय रोमन का कल्चर शुरू किया। वो खुद सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच जाते और रोमन पढ़ते, जिससे कट्टरपंथी उनके खिलाफ हो गए।
यही बात अतातुर्क को पसंद नहीं आई और इसी वजह से वो इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने लगे। उन्होंने गवर्नमेंट न्यूज़पेपर में इस्लाम के खिलाफ लिखवाया, जिसके बाद उन पर फतवे जारी हुए। लेकिन अतातुर्क ने अपने खिलाफ एजेंडा चलाने वाले मौलवियों को ही सूली पर चढ़ा दिया, जिसके बाद लोग उनका विरोध करने से कतराने लगे। अतातुर्क का पूरा फोकस धर्म की बजाय डेवलपमेंट पर था। उन्होंने ही टर्की को मॉडर्नाइज किया, इसलिए उन्हें इतिहास में फादर ऑफ मॉडर्न टर्की कहा जाने लगा। लेकिन 10 नवंबर 1938 को वो दुनिया छोड़ गए। हिस्ट्री कहती है कि उन्होंने टर्की को ऐसे बदला कि धर्म धर्म चिल्लाने के बजाय टर्की एक डेवलपिंग नेशन की तरह आगे बढ़ता रहा, जिसका अपने अतीत से कुछ खास लेना देना नहीं था। हालांकि 21st सेंचुरी में आकर ये सब बदलने वाला था, क्योंकि एक शख्स को ओटोमन किंग्स की तरह इस्लाम का खलीफा बनने की धुन जो सवार थी। इस शख्स का नाम था रिजब तैयब अर्दोगान। अर्दोगान पैदा हुए थे कासिम पासा में, जो जगह ब्लैक सी के पास है। यहाँ एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता महज 250 रुपए महीना कमाते थे। पोस्ट कार्ड, पानी की बोतलें और पाव बेचकर रिजब उनकी हेल्प करते थे। अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें कम्युनिटी स्कूल में डाल दिया, जहां इस्लाम की पढ़ाई होती थी। यहीं से अर्दोगान की सोच कट्टरपंथी होती चली गई। आगे चलकर वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए और 1994 में वेलफेयर पार्टी के टिकट पर मेयर बने। लेकिन 4 साल बाद माने 1998 में रिलीजन के नाम पर नफरत फैलाने के कारण उन्हें रिजाइन करना पड़ा। तब जाकर उन्हें समझ आया कि पावर में रहने के लिए उन्हें अपनी इमेज बदलनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी। 2002 में इस पार्टी को मेजॉरिटी मिली और अगले ही साल एर्दोगन टर्की के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके बाद वो लगातार टर्की को रूल करते रहे और सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाया। 2014 का वो साल था जब टर्की में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए और इस बार एर्दोगन टर्की के प्रेसिडेंट बने। अपना पावर बरकरार रखने के लिए उन्होंने लोगों के बीच पॉपुलैरिटी बढ़ाई, जिसका असर दिखा साल 2016 में। हुआ यूं कि इस साल एर्दोगन छुट्टियां मनाने गए, तब पीछे से टर्किश आर्मी के एक ग्रुप ने उनका तख्ता पलट कर दिया। जब उन्हें इस बात का पता चला तो जान का खतरा होने के बावजूद वो वापस टर्की आए और लोगों को अपने समर्थन में सड़कों पर उतरने के लिए कहा। कहते हैं कि उनके एक बुलावे पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और टर्की में सिविल वॉर के हालात पैदा हो गए। दोनों ग्रुप्स में भयानक जंग हुई और 300 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि इस सिविल वॉर में जीत एर्दोगन की हुई, जिसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद ही खत्म कर दिया। अब वो खुद टर्की के प्रेसिडेंट कम डिक्टेटर बन गए और यहीं से टर्की की पॉलिटिक्स बदलने लगी। कहते हैं कि फुल फ्लैश्ड पावर में आने के बाद एर्दोगन का असली रंग सामने आया। उन्होंने अपनी कट्टरपंथी सोच को अप्लाई करने का नया तरीका निकाला, जिसे सॉफ्ट इस्लाम कहते हैं। एर्दोगन ने धीरे धीरे वो फैसले किए जो इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करते थे, जैसे उन्होंने हिजाब और बुर्के पर लगे बैन को हटा दिया। अपनी वाइफ एमीन एर्दोगन को भी वो हिजाब पहनाकर पब्लिक में लाने लगे। वो ओटोमन किंग्स की मजार पर जाने लगे। ओटोमन विक्ट्री की 563वीं एनिवर्सरी पर भी उन्होंने ओटोमन किंग की मजार से ही स्पीच दिया था। वैसे तो टर्की एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन फिर भी 2020 में उन्होंने हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट करके दुनिया को हैरान कर दिया। उनके इस फैसले को पूरे वर्ल्ड में क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन टर्की के कट्टरपंथियों को ये काफी पसंद आया। हागिया सोफिया को मस्जिद बनाना इतनी बड़ी बात क्यों थी, ये समझने के लिए हमें उसकी कहानी जाननी होगी, जो शुरू होती है तब जब इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल था और यहाँ रोमन किंग जस्टिनियन रूल किया करते थे। जस्टिनियन क्रिश्चियन थे, इसलिए उन्होंने एक शानदार चर्च बनाने की सोची। इसके बाद उन्होंने दूर दूर से स्पेशल मटेरियल मंगवाया और चर्च बनवाना शुरू किया। पूरे 5 सालों में यह चर्च बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया हागिया सोफिया। इसका मतलब होता है पवित्र विवेक। 900 सालों तक हागिया सोफिया एक चर्च रहा। यह दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी के मेन सेंटर में से एक था, जहां बिजेंटाइन एम्पायर के किंग्स का राज्याभिषेक तक होता था। लेकिन 15th सेंचुरी में जब ओटोमन किंग सुल्तान मोहम्मद फतेह ने इसे जीता, तो उन्होंने हागिया सोफिया के चारों तरफ इस्लामी स्टाइल में 6 मीनारें बनवाई और इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। कहते हैं कि ये इतनी खूबसूरत थी कि दुनिया की कई मस्जिदें इसी की थीम पर बनी थीं। 17th सेंचुरी में बनी टर्की की फेमस ब्लू मॉस्क यानी कि नीली मस्जिद भी हागिया सोफिया के डिजाइन से ही इंस्पायर है।
हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री में हागिया सोफिया का नाम तब फोकस में आया जब 1818 में ओटोमन किंग ने सऊदी अरब पर अटैक किया। दरअसल बात यह थी कि भले ही मक्का मदीना सऊदी अरब के पास थे, लेकिन ओटोमन्स उन्हें एक अनसिविलाइज्ड कबीला मानते थे। इसलिए ओटोमन किंग ने सऊदी स्टेट की कैपिटल रियाद पर अटैक कर दिया और न सिर्फ सऊदी को हराया, बल्कि वहां के किंग अब्दुल्ला बिन सऊद और उनके साथी वहाबी इमाम को बंदी बनाकर इस्तांबुल ले आए। यहाँ उन्होंने हागिया सोफिया के सामने दोनों का सर कलम किया और पूरे 3 दिनों तक इन्हें लोगों को दिखाने के लिए शोपीस की तरह सजा कर रखा। ऐसा करके ओटोमन किंग से दिखाना चाहते थे कि इस्लाम की दुनिया पर राज उनका है, ना कि सऊदी अरब का। और यही मैसेज देने के लिए अर्दोगान ने इसे फिर से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, जिसे एक वक्त पर फादर ऑफ मॉडर्न टर्की मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने म्यूजियम में कन्वर्ट किया था। इस्लाम पर दबदबा बनाने की फिराक में ही अर्दोगान कमजोर मुस्लिम देशों पर धाक जमाने में जुट गए और इसीलिए उन्होंने 2 पक्के दोस्त बनाए, जिनमें एक था पाकिस्तान और दूसरा था अजरबैजान। अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ अजरबैजान से। अजरबैजान ईरान का पड़ोसी है। बरसों पहले ये देश यूएसएसआर का पार्ट था। ये जिस एरिया में है उसे साउथ कोकेशस कहते हैं। लेकिन 1990 से पहले यहाँ यूएसएसआर हुआ करता था। जब यूएसएसआर टूटा तो अजरबैजान एक कंट्री बन गया, जिसकी 99% पॉपुलेशन इस्लाम को मानती थी। और इसी के पड़ोस में बना आर्मेनिया, जिसकी 99% पॉपुलेशन क्रिश्चियन थी। कहते हैं कि अजरबैजान एक कमजोर देश है। ऊपर से इसका आर्मेनिया के साथ नागोर्नो काराबाख को लेकर वैसे ही डिस्प्यूट चल रहा है। नागोर्नो काराबाख अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच पहाड़ों और नदियों से घिरा एक छोटा सा इलाका है, जिस पर दोनों ही देश अपना कंट्रोल चाहते हैं। सालों से इसको लेकर दोनों देशों में डिस्प्यूट हुआ, लेकिन 2023 में दोनों जंग पर उतर आए। तब टर्की ने इस मौके का फायदा उठाया और अजरबैजान का साथ देने का ऐलान कर दिया। एक तरफ जहां दुनिया भर के देश दोनों कंट्रीज से जंग रोकने की अपील कर रहे थे, वहीं अर्दोगान आग में घी डाल रहे थे। उन्होंने अजरबैजान को हथियार दिए, सीरिया से लौटे अपने लड़ाकों को अजरबैजान की मदद के लिए भेजा। उन्होंने अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव से जंग जारी रखने को कहा और लगातार उनका सपोर्ट करते रहे। कहते हैं कि अजरबैजान वो देश है जहां लोगों के पास खाने के लिए पैसे ना हो भले, लेकिन वो आर्मेनिया को तबाह कर देना चाहते हैं। इसीलिए वहां की सरकार को भी आर्मेनिया से टेंशन रखनी पड़ती है। आर्मेनिया के खिलाफ खड़ा होने में टर्की उनकी मदद करता है। यही कारण है कि अजरबैजान टर्की की जी हुजूरी करता है। टर्की और अजरबैजान इतने पक्के दोस्त हैं कि इन्हें 1 नेशन 2 स्टेट भी कहा जाता है। और पाकिस्तान से अगर इनके रिलेशन की बात करें तो इनके लिए 1 नेशन 3 स्टेट कहा जाता है, क्योंकि टर्की इन देशों को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। टर्की पाकिस्तान को भी हथियार देता है। ये दोनों देश मिलकर वॉर ड्रिल करते हैं। नागोर्नो काराबाख के मुद्दे पर भी पाकिस्तान अजरबैजान का साथ देता है, यहाँ तक कि वो आर्मेनिया को देश तक नहीं मानता। यही वजह है कि पहलगाम अटैक के बाद जब भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन पीक पर था, तब टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। उसने अपना वॉरशिप टीसीजी बुयुकड़ा कराची भेजा, जो सबमरीन्स को तबाह करने में एक्सपर्ट माना जाता है। टीसीजी बुयुकड़ा को घोस्ट शिप भी कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता। इसमें एडवांस रडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल और मशीन गन्स लगी हैं, जिससे ये सबमरीन, शिप और फाइटर जेट्स को तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें एडवांस इंजन लगा है, इसलिए ये इतना साइलेंटली चलता है कि सोनार भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वॉरशिप के अलावा टर्की ने पाकिस्तान को 7 C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट भेजे, डायरेक्टर TB2 ड्रोन, स्मार्ट बॉम्ब, गाइडेड मिसाइल सिस्टम उसे दिया। एर्दोगान ने खुलकर इन बातों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन भारत पर बम बरसाने जो ड्रोन आए थे वो मेड इन टर्की ही थे। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि टर्की पाकिस्तान को कितनी वैल्यू देता है, लेकिन इस मदद के पीछे वजह सिर्फ खुद को इस्लाम का मसीहा दिखाना नहीं है, बल्कि पैसा कमाना भी है। दरअसल टर्की पाकिस्तान को बड़े लंबे वक्त से हथियार बेच रहा है। 2018 में पाकिस्तान ने उससे 30 T-129 हेलीकॉप्टर्स के लिए डील की थी। 2023 में PNS बाबर बनवाया था। 2025 में टर्की पाकिस्तान को 4 मिसाइल्स क्लास कॉर्वेट्स भी देगा। मतलब टर्की अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रख रहा है। वो चाहता है कि पाकिस्तान लड़ता रहे और वो उसे हथियार बेचता रहे। इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि टर्की की एक कमजोरी है कि उसके पास तेल नहीं है।
पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। दो कमजोर देश मिलकर मजबूत बने, इसलिए एर्दोगान पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से अजरबैजान को भी पाकिस्तान का साथ देना पड़ता है। अब तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान से दोस्ती निभाए तो निभाए, लेकिन दिक्कत यह है कि ये दोनों देश भारत के पैसों पर पाकिस्तान के आतंक को पालते हैं। अब वो कैसे? तो इसके लिए हमें इंडिया, तुर्की और अजरबैजान के बीच रिलेशन और ट्रेड की डायनामिक्स को समझना पड़ेगा। इंडिया तुर्की से एप्पल, मार्बल, ड्राई फ्रूट्स, गोल्ड, हर्ब्स, सब्जियां, सीमेंट और केमिकल इंपोर्ट करता है। वहीं मिनरल फ्यूल्स, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और कॉटन एक्सपोर्ट करता है। 2024-25 के बीच दोनों देशों में 7 अरब डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड हुआ था। वहीं बात करें टूरिज्म की, तो तुर्की के टूरिज्म को प्रमोट करने में इंडियन टूरिस्ट का और फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2024 में ही करीब 3.5 लाख भारतीय तुर्की घूमने गए थे। हर साल कोई ना कोई बड़े बजट की फिल्म तुर्की में शूट होती है और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस देश में गेस्ट बनकर जाते हैं। प्री वेडिंग शूट और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी बहुत सारे इंडियन तुर्की को चूज करते हैं। वहीं बात करें अजरबैजान की, तो यहाँ की कैपिटल सिटी है बाकू, जहां पर लाखों इंडियन टूरिस्ट घूमने जाते हैं। इसके अलावा यह भारत का 7वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2023 में दोनों देशों के बीच 21 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड हुआ था। वहीं 1.5 लाख से भी ज्यादा इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान घूमने गए थे। इतना ही नहीं, भारत ने हमेशा डिप्लोमेटिक लेवल पर भी दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशंस रखे हैं। 6 फरवरी 2023 तुर्की में जब भूकंप आया तो तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया और इंडिया के C-17 प्लेन सबसे पहले तुर्की पहुंचे। कहते हैं कि यह भूकंप इतना भयानक था जिसमें तुर्की की 1.5 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स ढह गई थी। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के 7 जेट्स, एनडीआरएफ के 250 मेंबर्स की टीम 140 टन राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंचे और रातों रात एक हॉस्पिटल तैयार कर दिया जिसमें 4000 से भी ज्यादा लोगों का इलाज हुआ। तुर्की और इंडिया के रिश्तों की शुरुआत 1948 में ही हो गई थी। उस साल इंडिया ने अंकारा में अपनी एम्बेसी खोली थी। 1950 में दोनों देशों ने मैत्री संधि की और 2009 में तुर्की ने अपनी पहली नैनो सैटेलाइट ITUPSAT-1 बनाई, जिसे लॉन्च करने में भारत ने मदद की। कहते हैं कि ऑपरेशन दोस्त हो या कोई और मिशन, तुर्की ने भारत की मदद का शुक्रिया जरूर कहा, लेकिन खुलकर साथ पाकिस्तान का दिया। हालांकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि तुर्की को भारत के साथ अपने रिलेशन बिगड़ने की फिक्र क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इसके पीछे सारा खेल है जियोपॉलिटिक्स का। दरअसल तुर्की खुद को वर्ल्ड इस्लामिक लीडर के तौर पर पेश करना चाहता है। एर्दोगान सऊदी अरेबिया, UAE जैसे पावरफुल इस्लामिक कंट्री से अलग इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान को मिलाकर एक अलग इस्लामिक ग्रुप बनाना चाहते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि तुर्की इकलौता ऐसा देश है जो इस्लामिक वर्ल्ड को लीड कर सकता है। एर्दोगान चाहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड को तुर्की रूल करे, ना कि सऊदी अरब। इसलिए वो पाकिस्तान का साथ देते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। दूसरा कारण है कि तुर्की पाकिस्तान को हथियार बेचता है। वो दुनिया के बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर में शुमार होना चाहता है, इसलिए अपने क्लाइंट को खुश रखना उसके लिए जरूरी है। तीसरा कारण ये भी है कि तुर्की को चाइना और रशिया जैसी पावरफुल कंट्रीज का सपोर्ट है। कहते हैं कि तुर्की रशिया से एनर्जी और आर्म्स एक्सपोर्ट करता है। 2019 में उसने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा। ये तब की बात है जब रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हो चुकी थी और रूस को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इधर चाइना की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD ने 2024 में तुर्की में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए $1 बिलियन यानी कि 8,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों, चाइना और रूस इन दोनों देशों का तुर्की ट्रेड पार्टनर है, इसलिए वो दोनों देशों के आगे भारत के साथ को कम आंकता है। हालांकि एर्दोगान ये भूल गए कि वो 2.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैले ओटोमन एम्पायर के किंग नहीं हैं, बल्कि 83,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले तुर्की के प्रेसिडेंट है, जो फिलहाल कर्जे में डूबा है। वहां महंगाई बढ़ती जा रही है, उसकी करेंसी लीरा खस्ता हाल हो चुकी है और ऐसे में इंडियंस के बॉयकॉट करने से उसे झटका लगना तय है। जब से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, भारत के लोग बिना सरकार के कहे एक साथ आए हैं और इसी वजह से बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड हो रहा है। ये अच्छी बात है कि लोगों के मन में ये भावना जागी है कि जो देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। इसीलिए तुर्की की बुकिंग में 250% से भी ज्यादा गिरावट आई है। लोग तुर्की के सामान को भी बॉयकॉट कर रहे हैं। दोस्तों, इतना तो साफ है कि फ्यूचर में भी तुर्की और अजरबैजान भारत का साथ देने वाले नहीं हैं।
इसलिए हमें भी जरूरी है कि हम इन देशों को बॉयकॉट करने की मुहिम को जारी रखें। अगर आपको सामान खरीदना है तो देख लें कि वो मेड इन टर्की ना हो। अगर आपको घूमने जाना है तो टर्की की बजाय ग्रीस जाएं और अजरबैजान की बजाय आर्मेनिया जाएं, जो टर्की और अजरबैजान से ज्यादा खूबसूरत है। ये दोनों देश टर्की और अजरबैजान के दुश्मन हैं और दुश्मन का दुश्मन यानी कि दोस्त। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि फ्यूचर में हमें उन सेलिब्रिटीज को भी बॉयकॉट करना होगा जो टर्की की हिमायत करते हैं। उन फिल्मों को भी बॉयकॉट करना होगा जो टर्की में शूट होती है, क्योंकि दुश्मनी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। दोस्तों, इन दिनों पॉडकास्ट और स्पेशल बायोपिक स्टोरीज भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब हमारी YouTube फैमिली 1 मिलियन लोगों की होने वाली है। इसके अलावा हम और क्या नया कर सकते हैं, हमारी कहानियों में नयापन आपको लग कैसा रहा है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगला डिटेल एनालिसिस किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। जिस टॉपिक की डिमांड सबसे ज्यादा होगी हम कोशिश करेंगे कि उसे अगले वीडियो में जरूर कवर करें। फिलहाल आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताएं। आप अपने आइडिया और फीडबैक इस मेल एड्रेस पर शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।